जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों को कि कैसे उसका आंसर दिया जाएगा। और उसमें विधि प्रश्न पत्र तृतीय सन 2009 का हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक जो क्या बोलते हैं आईपीसी का जो भाग है उसका हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्व विधियों का। उसमें हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 6A पर। तो आज हम चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में ये सन 2009 का जो सामान्य पेपर है इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद फिर आगे दूसरे साल का पेपर का चर्चा किया जाएगा। विषय पे आने से पहले मेरा वही निवेदन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी लिखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आते हैं मूल विषय पर। क्वेश्चन नंबर 6A है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए एवं बेदखली का विनियम अधिनियम 1972 में किराएदार को बेदखली करने के लिए भवन स्वामी के अधिकारों तथा किराएदार को दिए गए संरक्षण के प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें नेचर की बात बता रहा है। क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़िए। ये कह रहा है कि भवन स्वामी के अधिकारों तथा किराएदार को दिए गए संरक्षण के प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो पूरे यदि रेंट कंट्रोल एक्ट जो है इसको 1972 का देखेंगे तो पूरा का पूरा अधिनियम सिर्फ और सिर्फ किराएदार को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। उस समय की जो परिस्थितियां रही हैं वो ऐसे ही रही कि किराएदार को ही प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। शहरों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त थे, किराएदारों का शोषण हो रहा था, तो इस अधिनियम को लागू किया गया। चूँकि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया जिसके आधार पर एक अध्यादेश लाया गया है अभी वर्तमान में, जो पुराने अधिनियम को हटा करके नए अधिनियम के रूप में उसको अध्यादेश के रूप में जारी किया गया है। लेकिन चूँकि हम लोग के सिलेबस में ये पुराना अधिनियम ही है, इसलिए इस पुराने अधिनियम को पढ़ना है। तो इसमें 2-3 बातें हैं प्रकृति में यदि गिनाया जाए तो आप धारा 4 का वर्णन कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा, यानी कि जो किराए से संबंधित है उससे अधिक जो है किसी प्रकार को लेन देन नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो धारा आपके जो 11 हैं उसमें भी कहा गया है कि यदि किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त मानक किराए से अधिक कोई लेना चाहता है तो नहीं लिया जाएगा उसको, मैंने कोई पैसा मैंने इस अधिनियम को उल्लंघन में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, दिया जाएगा। दूसरा, ये प्रकृति के बारे में यदि चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी मकान मालिक द्वारा अपने किराएदार को किराया बढ़ाना भी है तो उसमें बाकायदे नोटिस की बात कही गई है और एक लिमिटेड स्थिति में जो धारा 6 में बताया गया है उसी कंडीशन में ही वो बढ़ा सकता है। तीसरी, इसकी प्रकृति के बारे में कह सकते हैं कि जो भी ये अधिनियम है और इस अधिनियम के प्रावधान जो है उन्हीं पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के समय कोई निर्माण कार्य हुआ है किसी भवन पे तो उसके 10 वर्ष के पश्चात ही लागू होगा, या 2000 से ऊपर के किराएदारी पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार से जो आप इसके नेचर के प्रकृति को आप गिना सकते हैं। और सुविधा की दृष्टि में आप देखेंगे, ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों का हस्तक्षेप ज़्यादा बताया गया है, जैसे धारा 8 हुआ, 9 हुआ, तो इन सबों में या धारा 10 हुआ, 19 हुआ। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक पार्ट ऐसा है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि मानक किराए का निर्धारण करे और उस पर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको जो है संतोषप्रद जो है समाधान करते हुए उसका निर्णय करे। तो इस तरीके से आप प्रकृति का वर्णन कर सकते हैं। अब दूसरी बात, भवन स्वामी के अधिकारों तथा किराएदारों के बारे में जो संरक्षण है उसके बारे में धारा 20 और 21 वर्णन करता है। जहाँ 20 में बेदखली की बात कही गई है वहीं पे उसको प्रोटेक्शन भी किराएदार को दिया गया है। वही बात धारा 21 में जहाँ निर्मुक्ति की बात कही गई है, 2 उसमें बातें कही गई, एक 21(1)A और 21(1)B, उन 2 आधारों पर वो बेदखली का वाद दाखिल कर सकता है। पुनः जब आप धारा 21 पढ़ते हैं तो 21 के बाद आपको 22
और 24 में इस चीज़ को देखने को मिलता है कि फिर किराएदार को क्या राइट है। तो इस तरीके से आप उसको गिना सकते हैं और उसके बाद से फिर पुनः आप चाहें तो धारा 25 की बात कर सकते हैं कि उसमें मकान मालिक के फेवर में बताया गया है कि किराएदार किसी सिकमी किराएदार को नहीं रख सकता है। पुनः धारा 26 का आप वर्णन कर सकते हैं कि जहां रंगाई पुताई का दायित्व है वो किराएदार को मकान मालिक के ऊपर है, किराएदार को उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार धारा 28 में जो बताया गया स्वामी के द्वारा जो मरम्मत वगैरह कराना है उसको कराने का दायित्व है। तो ये कहने का मतलब धारा 29 में जैसे सामूहिक उपद्रव से संरक्षण दिया गया है किराएदार को, तो ये कहीं ना कहीं से एक प्रकार से नेचर का वर्णन कर रहा है और उसी तरीके से आप वर्णन करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6B पे। ये कह रहा है कि क्या उस भवन के मामले में जिसे उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए एवं बेदखली विनियम अधिनियम 1972 उत्तर प्रदेश अधिनियम 1872 लागू होता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1972 का 13 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट उपधारा बेदखली के लिए वाद दाखिल करने हेतु संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत भवन स्वामी को नोटिस देना आवश्यक है। तो देखिए, नोटिस देना आवश्यक तो है, लेकिन जब धारा 106 टीपीए आप पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक तो वर्षानुवर्षी कोई पट्टा है, दूसरा कहा गया मासानुमासी पट्टा है। अब वर्षानुवर्षी पट्टे में 6 माह की नोटिस देनी जरूरी है और आपका जो है क्या नाम है कि मासानुमासी में 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। लेकिन तब जब वो वहाँ के रूढ़ी या कोई ऐसा प्रथा हो उसके अभाव में, यदि कोई रूढ़ी और प्रथा है तो उसी के अकॉर्डिंग वो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। दूसरी बात, जहाँ जहाँ लोकल लॉ लागू है वहाँ लोकल लॉ अनएक्ट पे प्रिवेल करता है और यह बात धारा शांति देवी निगम बनाम मदन लाल गुप्ता यार 2005 के मामले में भी कहा गया था। तो अब जब यह बात आता है कि कौन सा इसमें प्रिवेल करेगा, तो फिर जब स्थानीय विधि के रूप में देखेंगे तो यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो जब रेंट कंट्रोल एक्ट है तो इसमें जो रेंट कंट्रोल एक्ट का नियम है वही लागू होगा, न कि टीपीए का धारा 106। और धारा 106 भी वही बात करता है कि जहाँ रूढ़ी और प्रथा कहीं है तो वो लागू होगा, अन्यथा उसके अभाव में तब धारा 106 में जो बताई गई हैं मासानुमासी के कंडीशन में और वर्षानुवर्षी के कंडीशन में कि क्या सूचना देने का रूल्स होगा, तब वो लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ देते हैं थोड़ा सा शांति देवी निगम बनाम मदन लाल गुप्ता यार 2005 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। चूँकि किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान स्थानीय विधि होते हैं जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों पर अधिभावी होते हैं, अतः सूचना संबंधी प्रावधान स्थानीय विधियों द्वारा होगा, न कि धारा 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम के द्वारा। अतः यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली अधिनियम की धारा 38 प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम को वन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विहित किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे। खुद धारा 38 जो है यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट का यही बात कह रहा है कि चाहे सीपीसी में कोई बात कही गई हो या टीपीए में कोई बात कही गई, उसके बावजूद यहाँ ये प्रभावी होगा, इसके जितने भी प्रावधान हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो कुछ भी होगा नोटिस संबंधी जो धारा 20 में बताए गए हैं या धारा जो 21 में बताए गए हैं या जो इसके द्वारा अध्यादेश जारी किया गया जो नियमावली है, वो उसी के अनुसार ही नोटिस जारी होगा और उसी के अनुसार ही लागू किया जाएगा। यहाँ पे टीपीए लागू नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। ये कह रहा है कि भवन स्वामी द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए और बेदखली का विनियम अधिनियम 1972 की धारा 21(1)A एवं 21(1)B के अधीन दाखिल की गई दिन मुक्ति के आवेदन को अनुज्ञात किया गया। भवन स्वामी भवन को ध्वस्त तथा पुनर्निर्माण पुनः प्रवेश के अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 24 के अधीन आवेदन करता है। तत्संबंधी पक्षकारों को उपलब्ध अभिभावकों का टिप्पणी करते हुए उक्त आवेदन को निर्णित कीजिए। देखिए, चूँकि इस क्वेश्चन में सीधे 21(1)A और 21(1)B का जो हवाला है उसको देते हुए मकान मालिक के पक्ष में निर्मुक्ति का आदेश दे दिया गया है। यहाँ तक ये बता दिया। अब जो धारा 24 में राइट दिए गए हैं ये किराएदार के,
उसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो जो उसमें बताए गए हैं धारा 24 में कि किराएदार का राइट तभी उत्पन्न होगा जब वो जिस आधार पर उसने निर्मुक्त कराया है वो ज़मीन भवन जो भी है 21(a) 21(b) के तहत, अब 21(a) में है नेसेसिटी के आधार पर खाली कराया जाता है, 21(b) में है कि कहीं मकान जीर्णावस्था में है तो उसको ध्वस्त कराया जाने के लिए उसको या पुनर्निर्माण ध्वस्त कराने के बाद उसको कराने के लिए आवेदन किया जाता है और उस पर निर्मुक्त कराया जाता है। तो इस आधार पर उसने निर्मुक्त करा लिया है और उसका पालन नहीं किया है। अब ये बातें जो हैं धारा 24 में बताई गई हैं कि वो कंडीशन क्या है। हमने पूरा लोकल लॉ पे बृहत्तर रूप से अपने प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देखिएगा। हर सब्जेक्ट पे जितने भी यहाँ एक्ट हैं सब पे अलग अलग जितने मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने बनाया है वीडियो, आप लोग उसको जरूर देखें। अब धारा 24 कह रहा है कि किस कंडीशन में जो अधिकार है वो पैदा होगा। तो ये कंडीशन बता रहा है कि जहाँ भवन धारा 21 या धारा 22 अपील के अधीन भवन निर्मुक्त किया जाता है और मकानदार निम्न परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है तो किराएदार को इस भवन में पुनः प्रवेश का विकल्प प्राप्त हो जाता है जिस भवन से उसे बेदखल किया गया था। पहला है भवन स्वामी भवन को किसी ऐसे व्यक्ति के अधिभोग कब्जा में दे देता है या दिला देता है जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा रिक्त भवन के अधिभोग की भवन स्वामी के कथनानुसार अपेक्षा थी। मतलब उसने ये कहा था कि हम इसको खाली करा करके हमारा जो नीड है आवश्यकता है उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनको कोई व्यापार करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसके आधार पर निर्मुक्त कराया था और उसने उसको न दे करके किसी अन्य को दे दिया है। दूसरा करा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को उस पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दे दिया है, यानी खाली करा के उस किराएदार के बजाय किसी अन्य को उसमें स्थापित करा दिया। तीसरा करा भवन का प्रयोग उससे भिन्न प्रयोजन के लिए करता है जिसके लिए उसे निर्मुक्त किया गया था। चौथा करा भवन स्वामी भवन का कब्जा पाने के दिनांक से अथवा ऐसे भवन की दशा में जिस पर कुछ निर्माण या पुनर्निर्माण के पश्चात अध्यासन करने का प्रस्ताव उसके पूरा होने के दिनांक से 1 माह के भीतर या नियत प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर कब्जा नहीं करता है। पांचवा आखिरी कह रहा है कि भवन स्वामी ऐसे भवन की दशा में जिसे गिराया जाना प्रस्तावित या उसे कब्जा पाने के दिनांक से 2 माह के भीतर या नियत प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं गिराता है, तब किराएदार को यह राइट है कि वो नियत प्राधिकारी के यहाँ या जिला न्यायाधीश के यहाँ एक आवेदन करे और उस आवेदन में अपने इस बातों को उल्लेख करे और फिर नियत प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश के लिए समीचीन होगा और न्यायपूर्ण होगा कि वो आदेश करें कि इसको पुनः प्रवेश कराया जाए और उसमें वो फिर जो बल का प्रयोग हो सकता है उस बल का भी प्रयोग करने के लिए आदेश कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसको पूरा किया जा सकता है। पुनः क्वेश्चन नंबर 7B है, बेदखली किराए के बकाये तथा क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए वाद में भवन स्वामी अभिभाग करता है कि मासिक किराया 5,000 रुपये है। उत्तर में किराएदार 500 रुपये प्रतिमाह किराए की दर को स्वीकार करता है एवं आदेश 15 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निक्षिप्त करता है। तदनुसार आदेश 15 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुपालन न किए जाने के लिए प्रतिरक्षा को काट दिए जाने के लिए आवेदन इस आधार पर दाखिल करता है कि किराए की दर 5,000 रुपये प्रतिमाह है तथा उसके समर्थन में भवन स्वामी किराएदार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित रसीद की प्राप्ति को प्रस्तुत करता है एवं यह दर्शाने के लिए वह 5,000 रुपये प्रतिमाह के किराएदारी की दर पर किराया संदत किया है। किराएदार की बैंक तथा आयकर विभाग से अभिलेख पर प्रस्तुत करता है। वाद को निर्णित कीजिए। अब क्वेश्चन बहुत लंबा बना दिया है और बहुत क्रिटिकल भी बना दिया है, लेकिन आंसर इसका बहुत शॉर्ट में दिया जा सकता है। पहला तो यही है कि जो किराएदार है उसने जो 500 रुपया निक्षिप्त किया है न्यायालय में और इस आधार पर निक्षिप्त किया है कि 500 ही किराएदारी है हमारी और किराएदारी अधिनियम का जो लाभ लेना चाहता है कि हमें बेदखल न किया जाए। तो ये देखिए उसमें जो बातें कही गई हैं, पहली बात तो ये कही गई है कि जब धारा 20 आप पढ़ेंगे तो किराएदारी तभी उसको किराएदारी मतलब बेदखली से उसको जो है रिलीफ दिया जाएगा जब वो 9% ब्याज के साथ मय खर्चे जो हैं खर्चे में अधिवक्ता का भी खर्च आता है, अन्य भी व्यक्तिगत खर्चे हैं वो सब आते हैं, वो सारे खर्चों को 9% ब्याज के सहित यदि निक्षिप्त कर देता है न्यायालय में, तब न्यायालय जो है उसको बेदखली का आदेश करने से रिलीफ दे देगा। यहाँ क्या उसने किया, किराएदार ने 500 रुपया ही मात्र निक्षिप्त किया, मतलब वो सिर्फ किराए तक ही सीमित रह गया, तो यहाँ भी उसने फाल्ट किया है। दूसरी चीज़ जो मकान मालिक की बात कह रहा है कि 5,000 किराया है
और 5,000 यदि वो साबित कर देता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो सीधे सीधे ये धारा 20 जो कह रहा है ये लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2,000 तक ही अमाउंट है कि 2,000 से ऊपर के किराएदारी पे ये अधिनियम लागू नहीं होता है। अब चूँकि यहाँ 5,000 प्रति महीना के हिसाब से बताया गया है, तो उसका वर्णन आप करेंगे कि 5,000 चूँकि ये साबित कर रहा है, इसलिए किराएदारी अधिनियम लागू नहीं होगा। और किराएदार ने यदि किराएदारी अधिनियम का अवलंब भी लिया है तो उसने उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, 9% ब्याज के सहित उसने निक्षिप्त नहीं किया। तो इस तरीके से निष्कर्ष ये निकलता है कि किराएदार अपने जो मुकदमे हैं उसको वो साबित नहीं कर पा रहा है और मकान मालिक के फेवर में निर्णित किया जाएगा और उसके बाद से बेदखली का आदेश दिया जाएगा। और बेदखली के साथ में जो 5,000 रुपये प्रति माह किराया बाकी है उसको भी दिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर इसका पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1/8A है, देख लिया जाए। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगरपालिका पर राज्य सरकार को दिए गए नियंत्रण के उपाय क्या हैं? अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए, इसका उत्तर धारा 30 से लेकर 36 तक में दिए गए हैं और साथ में चाहें तो आप उसको 40 और 48 का भी वर्णन कर सकते हैं। 30 में बताया गया है कि किस आधार पर नगरपालिका को विघटित कर सकती है राज्य सरकार, और उसमें 32 में बताया गया है कि धारा 32 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी नगरपालिका या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त या अधिभोग वाली किसी भी संपत्ति या उनके कब्जे या नियंत्रणाधीन किसी चालू कार्य या निरीक्षण कर सकता है, और ऐसा विहित प्राधिकारी नगरपालिका के कार्यवाहियां कर्तव्यों के संबंध में विवरणी या रिपोर्ट या दस्तावेज मांग सकता है। इतनी पावर दी गई है। 30 में हमने बताया ही है। 33 में बताया गया है कि कोई भी पंजिका है, पुस्तकें हैं या लेखें हैं, उसको जो है समय समय पर निरीक्षण के लिए वो सरकारी जो अधिकारी हैं, माने नियत प्राधिकारी, वो अपने समक्ष उपस्थित करवा सकते हैं। वैसे ही धारा 34 में बताया गया है कि क्या राज्य सरकार को विहित प्राधिकारी को पावर है, और 40 और जो 48 है उसमें राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को 40 में सदस्यों को हटाए जाने की बात कही गई है, 48 में जो है अध्यक्ष को हटाने की बात कही गई। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8B है, नगरपालिका के किसी धन या संपत्ति की हानि, नाश एवं दुरुपयोग के लिए अधिभार हेतु नगरपालिका के कौन से सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी दायी होते हैं, तथा अधिभार की वसूली के लिए क्या शर्तें हैं, एवं क्या किसी परिस्थिति में ऐसा दाखिल समाप्त हो सकता है? देखिए, ये नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 81 पर आधारित है, और हम लोग जब पूर्व में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें पंचायती राज अधिनियम से भी संबंधित ये क्वेश्चन आया था, और दोनों में कॉमन ये है कि सिर्फ सेक्शन अलग हैं। हूबहू वही चीज़ लिखा है जो नगरपालिका अधिनियम में लिखा है, और वही चीज़ पंचायती राज अधिनियम में लिखा है। मैं याद दिला दूं कि पंचायती राज अधिनियम में धारा 27 में इस बात का वर्णन है, और नगरपालिका अधिनियम में धारा 81 में इसका वर्णन है। एक बार यहाँ फिर से पढ़ देते हैं, वहाँ की बातें आपको तुरंत दिमाग में रिपीट हो जाएंगी। ये कह रहा है कि धारा 81 कह रहा है कि पहला, नगरपालिका का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक नगरपालिका की किसी भी धन या संपत्ति की हानि, क्षय और गलत प्रयोग के लिए अधिभार हेतु दायी होगा। यदि ऐसी हानि, क्षय या गलत प्रयोग उस अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या कदाचार का प्रत्यक्ष परिणाम होगा, परंतु यह कि वह दायित्व उस हानि, क्षय या गलत प्रयोग के घटित होने के 10 वर्ष के पश्चात या उस दिनांक से जब ऐसा अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक अपने पद पर न रह जाए, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसे दायित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा कार्य कि इस प्रकार अधिरोपित अधिभार की धनराशि उसी प्रकार वसूल की जाएगी जो भू राजस्व के बकाया के तरफ से होता है, वो कलेक्टर के माध्यम से। तीसरा कार्य है कि अधिभार की प्रक्रिया और हानि, क्षय या दुरुपयोजन में अंतर्वलित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जिसे विहित की जाए। चौथा कार्य है कि जहाँ किसी भी अधिभार की कोई भी कार्रवाई न की गई हो, नगरपालिका विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से अथवा इस प्रकार निर्देशित किए जाने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध मुआवजे हेतु वाद संस्थित कर सकेगी। यही बात धारा 27 में पंचायती राज अधिनियम में भी है। तो अगर जो आप एक क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो सेक्शन अलग अलग भले हैं, दोनों जगह से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, आप उसको हल कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन दिए गए ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं?
तो देखिए धारा 15 में 30 कार्य बताए गए हैं और 30 रटने वाली बातें हैं। टाइटल के रूप में मैं गिना दे रहा हूँ। फिर एक बार वहाँ भी मैं वीडियो बनाया था तो गिनाया था, जब लोकल लॉ की जो मेरे प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं मेरे द्वारा, उसमें देखिएगा हमने इसका भी वर्णन किया है। ये जो 30 सब्जेक्ट हैं उस पर वो ग्राम पंचायत के कृत्य हैं वो उस पर कर सकती हैं। और वो पहला है कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी है का संरक्षण। दूसरा है भूमि विकास, जिसमें भूमि सुधार या कार्यान्वयन भी है एवं चकबंदी एवं भूमि संरक्षण है। तीसरा है लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास है। चौथा कार्य पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन। पांचवा है मत्स्य पालन। छठवा है सामाजिक तथा कृषि वानिकी। सातवां है लघु वन उत्पादन। आठवां है लघु वन उद्योग। नौवां है कुटीर एवं ग्राम उद्योग। 10वां है ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। 11 है पेयजल की व्यवस्था। 12 है ईंधन और चारा भूमि की व्यवस्था। 13 है सड़कें, पुलिया, नौका घाट, जल भागों, संचार के अन्य साधन। 14 है ग्रामीण विद्युतीकरण। 15 है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16 है गरीबी उपशमन कार्यक्रम। 17 है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है। 18 तकनीकी परीक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा है। 19 है प्रौढ़ एवं औपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति। 20 है पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं अनुरक्षण। 21 है खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम। 22 है बाजार और मेले। 23 है चिकित्सा और स्वच्छता की प्रोन्नति। 24 परिवार कल्याण की प्रोन्नति और क्रियान्वयन है। 25 है प्रसूति और बाल विकास पर ध्यान देना। 26 है आर्थिक विकास की योजना बनाना। 27 समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। 28 है कमजोर वर्गों और विशिष्टया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 29 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 30वां है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। इस प्रकार से 30 ऐसे कृत्य बताए गए हैं धारा 15 में। उसको आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। हमने भी एक बार टाइटल के रूप में गिना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9B है। ये कह रहा है कि दांडिक मामलों में और सिविल मामलों में न्याय पंचायत द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब इसमें पूरा का पूरा आपको धारा 51, 52, 55, 59, 64 और 66 का वर्णन करना पड़ेगा। 51 एक प्रकार से घोषणात्मक धारा है, जिसमें बताता है कि दांडिक मामले में न्याय पंचायत को क्षेत्राधिकार है और सिविल मामले में क्षेत्राधिकार है। धारा 55 बताता है कि यदि न्याय पंचायत की स्थापना के बाद न्याय पंचायत द्वारा विचारण किसी अपराध का विचारण कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा सिवाय इस अधिनियम के अनुसार, ये बात कह रहा है। उपधारा 2 बताता है कि न्याय पंचायत के निलंबन हो जाने या भंग हो जाने पर, कार्य न कराने पर सक्षम न्यायालय को मामलांतरित हो जाएगा। ऐसा न्यायालय नए सिरे से विचारण करेगा। यानी कि न्याय पंचायत के यहाँ मामला चल रहा है तो सिविल न्यायालय को बार कर रहा है, मैंने किसी न्यायालय को बार कर रहा है, और इसका भंग हो जाने पे सीधे कह रहा है कि न्यायालय को चला जाएगा। अब इसके बाद से आप 52 का वर्णन कर सकते हैं। 52 में बताए गए हैं कि क्रिमिनल मामले में कौन कौन से मामले हैं जिनका ये देख सकता है। और उसका धारा 59 में बताया गया है कि कोई आपराधिक मामले ऐसे हैं जिनका विचारण न्याय पंचायत द्वारा नहीं किया जाएगा। और धारा 64 में बताया गया कि किन सिविल मामलों में विचारण कर सकता है, और धारा 66 में बताया गया है कि किन सिविल मामलों में विचारण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है रिलेवेंट सेक्शनों के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 10A है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन तैयार किए गए सिद्धांतों के कथन का वर्णन कीजिए। तो सीधे सीधे इसमें धारा 8A का वर्णन कर देना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। इस पर भी हमने उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम से संबंधित वीडियो बनाया है। अब दोबारा यहाँ चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन आखिरी है इसका कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन सिद्धांतों के विवरण पर आक्षेपों के निपटारे के लिए विहित प्रक्रिया क्या है। तो ये धारा 9B को रिलेट करके क्वेश्चन है। अब इसमें हम धारा 9 का भी वर्णन करेंगे और 9B का भी करेंगे कि जो ही सिद्धांतों का विवरण तैयार कर लिया जाता है तो 9 में उसको प्रकाशित किया जाता है कि इस पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति है तो उसको 21 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति आपत्ति दाखिल करे। अब 9B में ये कह रहा है क्लास 1 कि यदि कोई आपत्ति आई है तो सहायक चकबंदी अधिकारी उसका जांच करके रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को भेज देगा। उसका क्लास 2 कह रहा है कि यदि कोई आपत्ति नहीं आई है तब भी चकबंदी अधिकारी जो है उस पर उसका जांच करेगा और उसके सुसंगत जो निर्णय हो सकते हैं उस पर निर्णय करेगा। अब इसके बाद जो धारा 3 कह रहा है कि यदि 1 और 2 से कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किया गया उससे या चकबंदी अधिकारी द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया है 2 में,
उन दोनों शुभ है तो वो 21 दिन के भीतर फिर बंदोबस्त अधिकारी के पास समक्ष अपील कर सकता है। और उधार 4 में बताया गया है कि जो आपत्ति या अपील पर निर्णय देने के पूर्व जो बंदोबस्त अधिकारी है वो सूचना देने के पश्चात कटक का निरीक्षण करेगा और उसके बाद जो है डिसीजन जो लेना होगा लेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो 2009 का जो विधि प्रस्पत्ति है उसको हम लोगों ने हल किया और सुसंगत धाराओं का वर्णन करते हुए उसमें देखा गया कि क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, कैसे आंसर हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगले वीडियो में हम पुनः अगले साल के पेपर के साथ उपस्थित रहेंगे और फिर हम 2009 के ही पेपर जो विशेष एग्ज़ाम हुए थे उस एग्ज़ाम का हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सामान्य एग्ज़ाम था और एक विशेष एग्ज़ाम भी हुए थे, तो उसका भी सन 2009 का अगले हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।